Assalamualaikum. Hope so everyone is doing absolutely fantastic and great. तो आज हमारे पास है बेटे एक नई वर्कशीट, एक नया टॉपिक और एक नया अंदाज। मस्ती मजाक वैसे ही रहेगा बट टॉपिक चेंज होगी बेटे। अब इस टॉपिक के अंदर से हम मस्ती निकालेंगे और हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक को कैसे मस्ती से और रिलैक्स होकर किया जा सकता है। तो देखो बेटे, हुक्स लॉ की बेसिकली ये वर्कशीट है। हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा इनिशियल नॉलेज, प्रायर नॉलेज कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और आपके पास F इज़ इक्वल्स टू के एक्स इसका फॉर्मूला होता है, वेयर के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी इस टॉपिक के लिए याद रखना है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है कि ये वो लिमिट होती है जिससे पहले तक अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं या वेट अप्लाई करूं तो आपकी जो भी एक इलास्टिक बॉडी होगी वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आगे चले आऊँगा या उसको क्रॉस कर दूंगा तो वो फिर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकती। अब यहाँ पर आपके पास फिगर 3.1 में बोला हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्सटेंशन अगेंस्ट लोड विच ओबेज हुक्स लॉ। तो भाई वो तो स्ट्रेट लाइन होता है, डायरेक्टली अभी बताया ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, तो सीधा स्ट्रेट लाइन। स्टेट द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग दैट हैज़ बीन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। वो कौन सी एनर्जी होती है? इलास्टिक एनर्जी। इसको हम लोग दूसरा नाम इसका स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं बेटा। इलास्टिक या नहीं, टेंशन तो रोप में आती है बेटे, और वो जब वो एक्सटेंशेबल नहीं मिलती हो सकता है, लेकिन दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इलास्टिक बेटे। अच्छा जी, एक मॉडल ट्रेन है, बिल्कुल है भाई, और एक बफर है, यहाँ पे स्प्रिंग लगाया हुआ बेटे। बफर बेसिकली करता क्या है कि आपको उन्होंने बताया हुआ द ट्रेन ऑफ मास 2.5 kg इज स्टॉप बाय कंप्रेसिंग अ स्प्रिंग इन द बफर। तो ये ट्रेन को रोक रहा है। After the train has been stopped, the energy stored in the spring is 0.48 joules. आपको मालूम ये करना है कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड। अब जरा देखो कितनी महारत से ये आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। याद रखना, एनर्जी के लिए एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफ़र ज़रूर हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ट्रेन मूव कर रही थी तो ट्रेन के अंदर कौन सी एनर्जी है बेटे? काइनेटिक एनर्जी। और स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक एनर्जी। तो तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी किस में चली गई होगी? ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी इलास्टिक एनर्जी में। तो अब इन्होंने बोला हुआ है कि इनिशियल स्पीड मालूम करनी है। तो इनिशियल स्पीड के लिए बेटे, अब मुझे स्पीड तो मेरे पास बेटे काइनेटिक एनर्जी से ही निकल सकता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? तो मुझे अब यहाँ पे एज्यूम करना है बेटे कि जो इलास्टिक एनर्जी है ये किसके बराबर है बेटे? तो इसके लिए एक एजम्पशन ये ली है कि नो एनर्जी इज़ लॉस्ट। सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई? स्प्रिंग में मतलब इलास्टिक एनर्जी में। तो आई कैन से कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 0.48। क्या मुझे ट्रेन ऑफ मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.5। आपको v निकालना है, तो v इज़ इक्वल्स टू 2 को टाइम्स बाय 0.48 कर दिया और डिवाइड कर दिया 2.5। v के ऊपर स्क्वायर है तो रूट लेना पड़ेगा, और जब हम ये तमाम चीज़ें कर लेंगे सो वी विल गेट द वेलोसिटी एज 0.62 मीटर पर सेकेंड। 4 मार्क्स का सवाल था। 2 मार्क्स इसी चीज़ के थे कि बच्चे यहाँ पे ये सोचेंगे कि एनर्जी कौन सी लूँ। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। An athlete of mass 64 kg is bouncing up and down on trampoline. At one moment, the athlete is stationary on the stretched surface of the trampoline. Figure 3.1 इस बारे में शो भी कर रही है। बोला वह ये है state the form of energy stored due to the stretching of the surface of trampoline. तो कौन सी आपके पास होगी बेटे? That would be definitely elastic energy। क्यों? क्योंकि बेटे वो आपको जंप करवा रहा है। तो ट्रैम्पोलिन में कौन सी एनर्जी है बेटे? इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी का दूसरा नाम स्ट्रेन एनर्जी भी हो सकता है। अब उसके बाद उन्होंने बोला हुआ ये है
कि स्ट्रेच सरफेस से ट्रैम्पोलिन बीइंग begins to contract, the athlete is pushed vertically upward. At time t when her upward velocity is 6 meter per second, she lost the contact. हवा में है ना बेटे, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, आसान है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv². मास आपको दिया हुआ है, ज़रा देखते हैं. मास दिया हुआ है एथलीट का कितना है बेटा? 64 kg. तो हाफ मास है 64, वेलोसिटी है 6, और ये जब आप इसको 6 का स्क्वायर निकालें 36 टाइम्स 64 एंड डिवाइड बाय 2, द आंसर वुड बी 1200 जूल्स आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ. बात समझ में आई? द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस शी कैन ट्रैवल अपवर्ड. तो अब जरा देखो, कहीं एनर्जी लॉस का बोला हुआ है? नहीं. तो हमें पता है ना, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज. एग्जैक्टली. तो तमाम की तमाम काइंड. अब देखो, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, मुझे हाइट निकालनी है बेटे, और हाइट में एक ही एनर्जी से निकाल सकता हूँ, विच इज़ mgh. तो h मुझे निकालना है, तो अब उसके लिए तो ये पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. तो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो तमाम की तमाम ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी किस में? पोटेंशियल एनर्जी. तो आपके पास क्या हो गया बेटे? और मास तो आपके पास वही है ना, 64. ग्रेविटी 9.81 ले लेंगे, और आपको h निकालना है. तो हाइट दैट आई एम गेटिंग इज 1.8 मीटर्स. हलवा हलवा. अब देखो 3 मार्क्स का सवाल, इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज होंगे. किस चीज़ में कंफ्यूज होंगे? कौन सी एनर्जी लें? तो याद रखना है, जहाँ पे आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं दी हुई अलग से, तो याद रखिएगा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, और अगर कम्प्लीटली एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं आ रहा. अब जरा देखो, इन प्रैक्टिस शी ट्रैवल अपवर्ड थ्रू अ स्लाइडर स्मॉलर डिस्टेंस. अब हमें पता चल गया इन प्रैक्टिकल तो आपके पास एनर्जी लॉस हो रही होगी ना बेटे. अभी जो पीछे सवाल किया वहाँ पे तो हमने एज्यूम किया कि तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी. असल में कोई होगा, असल में तो लॉसेज होंगे. उन्होंने यही बोला, वाई इज़ दैट सो? तो बेटा लॉस आएगा. अब लॉस किस वजह से आता है? ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट. लॉस मतलब लॉस किस वजह से आया? क्योंकि वो मतलब यूज़ हो गई ना एनर्जी. कहाँ यूज़ हो गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं है. क्यों? बॉडी कहाँ गई थी बेटे? हवा में. हवा में कोई फ्रिक्शन फोर्स है? है बेटे. एयर रेजिस्टेंस. तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी बेटे? वो आपकी मोशन को रोकेगी. तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से आपकी कुछ एनर्जी लॉस होगी बेटे. तो जब पूछा जाए ना कि डिफरेंस इन आंसर, डिफरेंस इन हाइट, वो जो आपने जवाब दिया था, ये वाहियात जवाब को ज़रा मुझे एक्सप्लेन करके आप बताएं. मैं आपको बताएं जी. एयर रेजिस्टेंस एक बॉडी पर जाएगी और वो ऊपर जाएगी, हाँ. पर एयर रेजिस्टेंस लगेगी, हाँ. तो वो बॉडी को थोड़ा, तो एयर रेजिस्टेंस लग रही है ना बेटा. हाँ. तो मेरा सवाल ही, उन्होंने तो सवाल में ये बोला हुआ है बेटे कि डिस्टेंस कम उसने कवर अप किया. क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट है. ये कैसे जवाब था? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. समझे बेटे? तो ये लॉस क्यों आया? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वहाँ पे मौजूद थी. एयर रेजिस्टेंस ने क्या किया बेटा? एयर रेजिस्टेंस ने आपकी एनर्जी को लॉस करवाया. अब ये फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ दिया हुआ, पॉइंट एक्स क्या शो कर रहा है बेटा? एक्स के बाद से देखें, वेरी गुड, एक्स के बाद आपका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा, तो दिस वुड बी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. State the name of the law that spring obey between the origin of the graph and point x. कौन सा लॉ है जो ओबे कर रहा है? हुक्स लॉ बेटे. तो हम लोग तो हुक टांगने के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं, इसको तो बेचारे का नाम ही हुक्स है. अच्छा जी. द स्प्रिंग ओबे हुक्स लॉ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन होगा भाई. ओबे किया है ना. स्टेट द नेम ऑफ पॉइंट बी. अभी बताया ना क्या था बेटा? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो अभी यहाँ पर भी वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही खिलाएगा बेटे. यहाँ पे आगे कुछ चेंज कोई हो जाएगा. दिस वुड ऑल्सो बी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड बिटवीन ए एंड बी इज 6 न्यूटन.
कैलकुलेट वर्क डन, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। वर्क एनर्जी पावर आ गया। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन तो फोर्स क्या लूँगा? फोर्स उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अच्छा, ठीक है। तो 12 न्यूटन लेनी 12 पड़ेगी। न्यूटन, डिस्टेंस क्या लूँगा? 3 एक्सटेंशन जो आई है। लेकिन ये अगर आप लेंगे तो गलत होगा। पता है क्यों? अगर आपने वर्क डन निकालना है एक्सटेंशन और लोड के ग्राफ से, याद रखिएगा बेटे, ये है एक्सटेंशन और ये है आपके पास लोड, और मुझे वर्क डन निकालना है, तो आपको एक्सटेंशन और लोड ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ विल एक्चुअली टेल यू वर्क डन। तो डायरेक्ट फोर्स और Formula से नहीं निकाल एक्सटेंशन सकते। नहीं, यही तो गेम ही है ये बेटे। उसके तो लिए अब हमें- मतलब क्या हुआ, मुझे एरिया निकालना पड़ेगा किस रीजन के लिए? इस रीजन के लिए एरिया निकालना पड़ेगा। ज़रा ये जो बाहर रीजन जा रहा है इसको ज़रा हम सफाया कर देते हैं। ओहो, पूरा ही सफाया होने। नहीं, अब नहीं कर रहा भाई। ठीक हो गया भाई। तो ये कौन सी शेप बन रही है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या आ रही है? 0 से 12 तक, तो आपके पास 12 न्यूटन। हाइट क्या आ रही है? 0 से 3 तक, और ये सेंटीमीटर में है बेटे, याद रखें। किस में ये? सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करना लाजमी है, क्योंकि वर्क डन का यूनिट बनना आपके पास, आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइड बाय इसको 100 किया और ये हाफ एज इट इज़ रहा। तो देखो यहाँ पे भी गलती हो सकती है बेटे, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी बेटे। तो 0.18 जूल्स आपके पास वर्क डन आ गया। तो अगर एक्सटेंशन और लोड का ग्राफ और वर्क डन निकालना हो, क्या करोगे? एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लोगे। द स्प्रिंग हैज़ एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग लेंथ इंक्रीजेज टू 4 to 6. कैलकुलेट द मास। दैट्स अ नाइस वन। अब जरा देखो आपके पास बोला हुआ क्या, स्प्रिंग जो था उसकी अनस्ट्रेच लेंथ कितनी है? 4। जब एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से लगाया गया, लटकाया गया, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई 4 to 6। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे चेक करना चाहूँ कि मेरे पास अगर एक्सटेंशन कितनी आई है, तो एक्सटेंशन वुड बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। मुझे निकालना क्या है? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मैं देखूँगा क्या, मेरे पास ग्राफ पीछे दिया हुआ है। यस, देखो 12 न्यूटन जब आपके पास लोड था, तो उस वक्त एक्सटेंशन कितनी थी? 3। अब मेरे पास एक्सटेंशन कितनी आ गई है? 2 आ गई है। तो अब मैं देखूंगा क्या कि 2 न्यूटन 2 सेंटीमीटर पे कितनी लोड हम लोगों ने अप्लाई किया। ये बात समझ में आई कि जब आपके पास 12 न्यूटन का लोड था, तो एक्सटेंशन कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। अब मैं बोल रहा हूँ एक्सटेंशन मेरे पास 2 सेंटीमीटर की है, तो मुझे बताओ मैंने लोड कितना लगाया? तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अच्छा, लोड नहीं बताया ना उसने, कि वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, ठीक है ना। तो अब आपके पास 12 इंटू 2 24, और 24 डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास क्या आ गया बेटे? 8 न्यूटन आ गया। लेकिन ये तो फोर्स आई है, हमें क्या करना था? मास। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट लटकाया था वो ऑब्जेक्ट कितने न्यूटन का था? 8 न्यूटन का था। मतलब उसका वेट जो है वो क्या है? 8 न्यूटन है। अब मुझे क्या निकालना है? मास निकालना है। तो W इज इक्वल्स टू mg। तो ऑब्जेक्ट जो लटकाया वो कितने न्यूटन का था? 8। मास मुझे पता नहीं, ग्रेविटी अभी मैं 10 ही ले रहा हूँ बेटा, वैसे 9.81 लेनी है। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0.8 kg। बात समझ में आई बेटे कैसे काम किया? वेरी गुड। अब द ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन लिक्विड बट रिमेन सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग। मतलब अब हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दिया, लेकिन अभी भी वो स्प्रिंग के साथ लगा हुआ। द लिक्विड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स एंड द लेंथ ऑफ स्प्रिंग डिक्रीजेस टू 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द अपवर्ड फोर्स। बोला ये कि अब हमने क्या किया कि यही ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, पानी में डाला। अब ये खींच तो रहा है, लेकिन साथ में अब वो पानी के अंदर भी चला गया।
पानी के अंदर जाते हुए हमने देखा ये कि स्प्रिंग की लेंथ कितना सेंटीमीटर बता दिया. द लिक्विड exert upward force on the object and the length of the spring decreases to 5. तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का कमी आई है. तो फोर्स कितनी होगी? तो इतना मुझे समझ में आ गया कि जो मेरी एक्सटेंशन है वो 1 सेंटीमीटर अब लेस हुई है. तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर जो एक्सटेंशन कम हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स पानी भी लगा रहा होगा. वो फोर्स पानी क्या लगा रहा होगा? तो अब देखो मैं ग्राफ से ही निकालूंगा बेटा. 12 न्यूटन का लोड पे कितनी एक्सटेंशन थी? 3 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया. जब फोर्स आपके पास 12 न्यूटन थी तो उस वक्त एक्सटेंशन कितनी थी? 3 सेंटीमीटर. अब अगर एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, तो अब फोर्स निकाल लूँगा बेटे. समझे बेटे? 12 डिवाइडेड बाय 3 तो आपके पास आ जाएगा कितना बेटा? 4 न्यूटन आ गया. तो पानी कितनी फोर्स लगा रहा है बेटा? 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है. बात समझे बेटे? एक्सटेंशन और लोड का ग्राफ. लॉ कौन सा है? हुक्स लॉ. डिस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ द ग्राफ विच शो दैट लॉ इज़ ओबेड. सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. अच्छा देखो, इस ग्राफ में आपको तंग भी करते हैं. आपको एक्सटेंशन और लोड का नहीं देते, आपको ओरिजिनल लेंथ और लोड का दे देते हैं. मतलब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दे देते हैं. लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ स्प्रिंग होती है और यहाँ पे लोड. एक्सटेंशन नहीं देते. तो वो ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बेटे जब आप अपने स्प्रिंग को किसी के साथ हैंग नहीं करते तो क्या उस स्प्रिंग की कुछ ना कुछ लेंथ होती है? यस. तो ये लेंथ के साथ ग्राफ है. तो यहाँ पर जो आपके पास ये वाली जो वैल्यू होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, या ओरिजिनल लेंथ, या इसको अनस्ट्रेच लेंथ भी बोला जाता है. कब? जब ग्राफ आपके पास लेंथ ऑफ स्प्रिंग या लेंथ ऑफ एनी बॉडी विद लोड एक्सटेंशन का ना हो जाए. और जब एक्सटेंशन और लोड का ग्राफ होगा तो आप देखोगे कि या पहली चीज़ तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है. और दूसरी चीज़ आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटे. आपके पास एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोड के. अब आपने इसको वर्डिंग में लिख देना कि दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज़ वाई. अब ये नहीं लिखना दैट इज़ वाई इट ओबेज हुक्स लॉ, वो तो बता दिया. दूसरा पॉइंट, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड. Sketch a possible continuation of the graph when the spring is loaded beyond the limit of proportion. अभी देखते हुए आ रहे हैं ना बेटा, क्या हो जाता है? कर्व हो जाता है. तो आप यहाँ पर भी कर्व कर दें बेटे. क्या होगा? लेट अस से कि ये P ही आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो इसके बाद से ग्राफ आपका क्या शुरू हो जाएगा बेटा? कर्व शुरू हो जाएगा. बस खत्म. आगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने कर्व बना दिया. ठीक हो गया भाई. स्टेट हुक्स लॉ क्या है बेटे? एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड या फोर्स अप्लाई. तो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड. ठीक है, ये आपके पास है बेटा. F इज इक्वल टू के एक्स. अगर हम के एक्स वो ये वाला लिख देते तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा बेटा? आपको स्टेट लिखना है ना. स्टेट का मतलब स्टेटमेंट. तो ये मैंने सिर्फ हिंट के लिए आपको आंसर लिखा, आपने सेंटेंस फॉर्म में लिखना. स्टेट द फीचर्स ऑफ ग्राफ दैट शो द स्प्रिंग. वही बात कि ये इसके क्या फीचर्स हैं जिससे पता चल रहा है हुक्स लॉ ओबे कर रहा है. एक तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन. दूसरी चीज़, कैलकुलेट के द फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन. अच्छा अब जरा देखो, के आपके पास F इज इक्वल टू के एक्स होता है बेटे. अगर मैं x को डिवाइड कर दूं, आपके पास f को डिवाइड कर दें x से, तो क्या आ जाएगा? तो एक्चुअली जब भी आपके पास फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ हो, जब y एक्सिस पे फोर्स और एक्सटेंशन कहाँ पर हो बेटे? x एक्सिस पर हो, और अगर आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लो तो आपको k पता चल जाएगा. ग्रेडियंट विल टेल यू अबाउट k. अच्छा ग्राफ कभी कभार ऐसे दे दिए जाते हैं जो आपको पीछे दिए भी गए थे. एक्सटेंशन यहाँ पर है और f यहाँ पर है.
तो अब अगर इसका मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ ना बेटे, तो अब मुझे k नहीं मिलेगा, अब मुझे क्या मिलेगा बेटा, 1/k, ठीक है। क्योंकि अब x ऊपर आ जाएगा। ग्रेडियंट क्या होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो यहाँ पर भी वही। तो अब जरा देखो, एक तो पॉइंट 0,0 हो गया, एक पॉइंट हो गया आपके पास ये 50 मिलीमीटर में, याद रखना बेटा ये है 50, ये आ जाएगा 100 और 150 का बीच का 125। तुम्हारा तो 125, 120। तुम्हारा बीच ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है बेटा, इसको ज़रा सेट जगह पे लाओ। तो ये हो गया 0,0 और 50, 125। तो x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है बेटे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2.5। के को इसमें इन्होंने ग्रेडियंट से वो किया हुआ है। हाँ, इन्होंने नहीं किया, हमने किया है हमने बेटे। किया। उन्होंने तो बोला के निकाल लो, अच्छा, ग्राफ दिया हुआ था, तो हमने के निकाला बेटे। और यूनिट लाजमी लिखिएगा, फोर्स का यूनिट तो न्यूटन था पर मिलीमीटर, क्योंकि आपने जो एक्सटेंशन थी वो मिलीमीटर में थी। द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द स्प्रिंग एट एन एक्सटेंशन ऑफ 50 मिलीमीटर। कंटिन्यू द ग्राफ टू सजेस्ट हाउ द स्प्रिंग बिहेव व्हेन स्ट्रेचिंग फोर्स इज इंक्रीज बाय 125। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अचीव हो गई बेटा, इधर इधर हाँ 50 पे। अब ये कैसे बिहेव करेगा, कर्व बन जाएगा, तो आप कर्व बना दो बेटे। ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, अनदर स्प्रिंग हैज़ अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ के दैट ओबेज हुक्स लॉ फॉर एक्सटेंशन अप टू 80 मिलीमीटर। ड्रॉ द पॉसिबल ग्राफ। अब जरा देखें, आपके पास क्या होगा, एक और स्प्रिंग है जिसकी एक्सटेंशन कहाँ तक जा रही है बेटे, 80 किलोमीटर तक जा रही है, लेकिन किलोमीटर, उसकी मिलीमीटर। मिलीमीटर 80 मिलीमीटर बेटे। और इसमें आपके पास बोला भाई के की वैल्यू कम है, तो देखो के कैसे निकला था, F इज इक्वल्स टू के एक्स है ना, तो के इज इक्वल्स टू F ओवर एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 2-3 चीज़ें आपने डिटरमाइन करनी है। वो 2-3 चीज़ें आप क्या डिटरमाइन करेंगे कि आपने स्ट्रेट लाइन तो लेकर जानी है बेटे, लेकिन कहाँ तक लेकर जानी है, 80 तक लेकर जानी है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, ये हम लोग इस पॉइंट से लेते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट किया और कहाँ तक लेकर गए, 80 तक लेकर गए। अब 80 तक क्या फोर्स है, ये चीज़ मालूम करनी है। तो अब बताइए फोर्स ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उन्होंने बोला के की वैल्यू कम है, स्मॉलर है, तो के और फोर्स क्या है बेटे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी बेटे क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। तो 80 मिलीमीटर तक गए, स्टार्ट 0 से ही किया, गए 80 तक, लेकिन विद लेस फोर्स। कहीं पे भी फोर्स बना दें बट इट वुड बी लेस, ग्रेडियंट कम आएगा ना बेटा। बस ये इससे ऊपर लाइन अगर बना दी ये गलत हो जाएगा, इससे नीचे लाइन बना। बात समझ में आई बेटे। आखिरी सवाल आपके पास, इन्होंने बोला भाई स्प्रिंग एस इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लैम्प स्टैंड इन ए स्कूल लेबॉर्ट्री, कैलकुलेट द वेट ऑफ 250 ग्राम मास। हाय, वेट ऑफ 250 ग्राम मास, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे भी बच्चे गलती करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज नहीं करेंगे, करना है। फोर्स एक्सटेंशन का ग्राफ, नेम द पॉइंट P, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यूज द सेक्शन ऑफ द ग्राफ वेयर स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ टू डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे बेटे, F और X का ग्राफ है ना, तो क्या होगा बेटा, ग्रेडियंट अभी मालूम किया था बेटे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे बेटे, और वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से होंगे जो अब हम लोगों को कंसीडर करने पड़ेंगे बेटा। एक तो ये हो जाएगा जो कि होगा 0,0, और एक ये पॉइंट हो जाएगा विच इज़ 10, अब ये देख लेते हैं 4, 4.2, 4.2, 4.4, ये बीच में, तो दैट वुड बी 4.5। तो ये आ जाएगा बेटा 0,0
और दूसरा क्या है 10 और 4.5। 10,4.5। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो आपके पास 0.45 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि सेंटीमीटर में ही थी एक्सटेंशन। अच्छा जी, अब आपके पास ये मास और स्प्रिंग सिस्टम आ गया, एक मास स्प्रिंग के साथ लगा हुआ। द बॉक्स एंड द मास इज एट रेस्ट। स्टेट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास। ज़ीरो। क्यों? रेस्ट पर है ना बेटे, रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। आगे बिल्कुल। एज अ कार एक्सेलरेट द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय 2 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द टेंशन। जो आप बोल रही थी बेटे, टेंशन आगे पे। तो यहाँ पे टेंशन का मतलब क्या है? वो फोर्स ऑफ एक्सटेंशन ही है बेटे। तो हमने कहा निकाल लेंगे बेटे। अब ये सवाल इसी से रिलेटेड है बेटे। तो आपके पास हमने कहा ठीक है, आपके पास इन्होंने कहा कि द कार एक्सीलरेट एंड स्प्रिंग स्ट्रेचेस टू 2 सेंटीमीटर। तो मैं देखूंगा 2 सेंटीमीटर पे आपके पास कितनी फोर्स लग रही है बेटे। तो दैट इज़ 0.8, और ये बिल्कुल बीच में है 0.8 और 1 की, तो दैट वुड बी 0.9। तो ये हम लोगों ने ग्राफ से देख के बताया कि 0.9 न्यूटन फोर्स लग रही है बेटे। समझे बेटे? अब मैंने देखा ना, मैं कहा यार के नहीं दिया हुआ है, एफ नहीं दिया हुआ, तो ये कहाँ से निकलेगा? मैं कहा सवाल फिर वही होगा, ग्राफ का कुछ ना कुछ यूज़ होगा, ऐसे इस्तेमाल करना। तो ये 6 अलग नहीं है? नहीं तो ये 6 का ही है, 6 का ही पार्ट है, 6 का ही है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास प्रोड्यूस बाय दिस टेंशन। अब ज़रा देखो, इस टेंशन की वजह से क्या एक्सेलरेशन हो रही है? F इज इक्वल्स टू ma। फोर्स कितनी है? टेंशन को इन्होंने कहा फोर्स कंसिडर करो। और मास हमारे पास दिया हुआ है। मास हमारे पास गिवन है, ये कितना है आपके पास? 0.12 दिया हुआ है बेटे। तो 0.12 मास आ गया, एक्सेलरेशन निकालना है 0.12, वहाँ जाकर बेटे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एक्सेलरेशन है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप सो बेटे हुक्स लॉ भी बिल्कुल पप्पू हो चुका होगा, और अब इस पप्पू चीज़ को आपने पास पेपर्स दूसरे जो मैं आपको दूंगा उसमें आपने रिफ्लेक्ट करना है। इंशाल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा, शब खैर, सब बोल दिया बेटे। अल्लाह हाफिज़ बेटे।